गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज की तासिका की शुरुआत इस सुविचार से करते हैं। कठिनाइयों से लड़कर ही कामयाबी हासिल होती है। बच्चों, अगर हमें हमारे जीवन में सफलता पानी है, कामयाब होना है, तो हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसे डटकर उसका सामना करना पड़ता है और तभी कहीं जाकर हमें सफलता या कामयाबी हासिल होती है। और कठिनाइयों से लड़े बिना अगर हमें कोई चीज़ मिलती है तो उसका आनंद हमें इतना नहीं होता है जितना कि हम उसे डटकर जब लड़ते हैं और उसमें हम कामयाब हो जाते हैं तो वो जो हमारी सफलता है वो कुछ और ही होती है और उसकी जो खुशी है वो हमारे चेहरे पे झलकती है। इसीलिए कठिनाइयों से लड़कर ही हमें कामयाबी हासिल होती है। तो बच्चों, आइए अब हमारा जो हींग वाला पार्ट था उसके पीछे जो व्याकरण है भाषा बिंदु में, हमने पिछली कक्षा में कृदंत और तद्धित प्रत्यय सीखा। अब आज के कक्षा में हम काल सीखने वाले हैं। काल क्या है? काल काल की परिभाषा है क्रिया का होने का समय ही काल कहलाता है, जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। क्रिया का कहीं ना कहीं काल से बहुत बड़ा संबंध होता है और क्रियाओं के होने के समय को ही हम काल कहते हैं। तो काल की जो परिभाषा है वह क्रिया में कहीं ना कहीं एक संबंध रखती है। तो आइए हम काल देखते हैं कि क्या है। जैसे कि हमने परिभाषा इसकी देख ली है कि क्रिया का होने का समय ही काल कहलाता है, यानी क्रिया किस समय में हो रही है, अभी हो रही है, हो गई है या होने वाली है। तो क्रिया को पढ़ने के बाद इस वाक्य में जो क्रिया शब्द आया है उसे पढ़ने के बाद हमें ये आभास होता है, ये एहसास होता है कि ये क्रिया कब हुई है, हो चुकी है, होने वाली है या चल रही है। और उसी समय को, क्रिया के होने के उस समय को ही हम काल कहते हैं। क्रिया का होने का जो समय है वो 3 भागों में बढ़ता है। कौन से 3 भाग है? 3 काल के 3 प्रकार होते हैं। एक है भूतकाल, दूसरा है वर्तमान काल और तीसरा है भविष्यत काल। ये 3 प्रकार है। तो भूतकाल क्या है? भूतकाल वो है जो समय बीत चुका है, उसे भूतकाल हम कहते हैं। जिसे इंग्लिश में आप पास्ट टेंस कहते हो। जो समय बीत चुका है, जो हो चुका है, वो है भूतकाल। वर्तमान काल यानी मौजूदा समय, जो अभी समय चल रहा है, उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। और भविष्यत काल जब क्रिया आने वाले समय में होती है तब उसे हम भविष्यत काल कहते हैं। तो अब हम भूतकाल की परिभाषा देखते हैं। जैसे कि हमने पहले ही देखा है कि क्रिया के जिस रूप से हमें ये पता चलता है कि वह बीते हुए समय में हुई है उसे हम भूतकाल कहते हैं, है ना। तो परिभाषा देखो भूतकाल की कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। अब भूतकाल के कितने प्रकार है ये देखते हैं। भूतकाल के कुल मिलाकर 6 प्रकार है। एक सामान्य भूतकाल, दूसरा आसन्न भूतकाल, तीसरा पूर्ण भूतकाल, चौथा अपूर्ण भूतकाल, पांचवा संदिग्ध भूतकाल और छठवा जो है वो है हेतुमत भूतकाल। बच्चों, आपने काल का अभ्यास 7वीं कक्षा में किया है, आप जानते हो कि काल क्या है। तो आइए अब इसके ये जो 6 भूतकाल के जो ये प्रकार है, अब हम उसे एक एक करके जानेंगे कि सामान्य भूतकाल क्या है, पूर्ण भूतकाल क्या है, अपूर्ण भूतकाल क्या है, संदिग्ध भूतकाल क्या है, हेतुमत भूतकाल क्या है और इसकी व्याख्या रचना किस प्रकार होती है और इसको क्रियाओं का स्वरूप क्या स्वरूप होता है, ये हम देखते हैं। तो सर्वप्रथम पहला जो है सामान्य भूतकाल। अब सामान्य भूतकाल की परिभाषा क्या है कि क्रिया के जिस रूप से काम के सामान्य रूप से बीते समय में पूरा होने का बोध हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से काम के सामान्य रूप से बीते समय में पूरा होने का बोध हो उसे सामान्य भूतकाल कहा जाता है। इसके उदाहरण देखते हैं। सामान्य भूतकाल में क्रिया सामान्य रूप से भूतकाल में या क्रिया का सामान्य रूप में बीते हुए समय में पाया जाता है। जैसे पवन ने पतंग उड़ाया, सरला ने गीत गाया, सुरेश बाजार गया और गीता भोजन पकाई।
तो इस तरह से ये यहाँ क्रिया का सामान्य रूप से भूतकाल में होना पाया जा रहा है। इन सब वाक्यों में उड़ाया, गाया, गया, पकाई, ये क्रिया जो है, और इन क्रियाओं को पढ़कर पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में या बीते हुए समय में हो रही है, इसलिए यह भूतकाल की क्रियाएं कहलाती है। लेकिन यहाँ क्रिया सामान्य तौर पर बीते हुए समय में हो रही है, इसलिए यह सामान्य भूतकाल की क्रिया कही जाएगी। अब दूसरा प्रकार देखते हैं बच्चों, आसन्न भूतकाल। अब आसन्न भूतकाल क्या है? आसन्न भूतकाल की परिभाषा है कि क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। कि कुछ समय पहले ही वह क्रिया हो गई है, उसे हम आसन्न भूतकाल कहते हैं। कि अब हम जानेंगे कि सामान्य भूतकाल से आसन्न भूतकाल किस तरह भिन्न होता है। पहला प्रकार हमने देखा ना, सामान्य भूतकाल। अब उस सामान्य भूतकाल से आसन्न भूतकाल किस तरह भिन्न है, ये हम देखते हैं। आसन्न भूतकाल में सामान्य भूतकाल से थोड़ा फर्क होता है। आसन्न भूतकाल में होता यह है कि क्रिया बीते हुए समय में प्रारंभ होती है और वर्तमान में थोड़ी देर पहले समाप्त होती है। यानी क्रिया बीते हुए समय में प्रारंभ होती है, यानी क्रिया भूतकाल में शुरू होती है और वर्तमान काल में थोड़ी देर पहले समाप्त होती है। तो ऐसी क्रियाओं को हम आसन्न भूतकाल की क्रियाएं कहते हैं। जैसे कि हम उदाहरण देखते हैं कि मोहन ने पुस्तक पढ़ ली, सरला गीत गा चुकी है और रतन ने पत्र लिख लिया है। ये हमने उदाहरण देखे। अब इन वाक्यों में अगर हम ध्यान से देखें तो पढ़ ली है, हाँ, दूसरा है गा चुकी है और लिख लिया है। ये तीनों क्रियाएं अगर हम ध्यान से देखें तो ऐसा पता चल रहा है कि पुस्तक पढ़ने का काम बहुत पहले शुरू हुआ था और अब थोड़ी देर पहले समाप्त हुआ है। अब थोड़ी देर पहले खत्म हुआ, यानी वो हो गया है भूतकाल में, क्योंकि हमें पता है जो भी चीज समाप्त हो चुकी है वो भूतकाल में कहलाएगी, चाहे वो भले ही थोड़ी देर पहले ही क्यों समाप्त न हुई हो। अब तीसरा भेद देखते हैं, पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल में क्रिया भूतकाल में शुरू होती है और भूतकाल में ही समाप्त हो जाती है। तो जब क्रिया भूतकाल में ही शुरू होकर भूतकाल में ही समाप्त होती है, पूर्ण होती है, तब उसे हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। परिभाषा देखते हैं पूर्ण भूतकाल की। क्रिया के जिस रूप से उसके पहले हो जाने का पता चलता है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। अब उदाहरण देखते हैं, किसान खेत जोत चुका था। दूसरा, पिताजी बाजार जा चुके थे। और तीसरा, माँ खाना बना चुकी थी, है ना। तो अब इन वाक्यों में अगर हम फिर से अगर ध्यान से देखें तो ये कुछ शब्द जो हमें दिखाई दे रहे हैं क्रिया का रूप, जैसे चुका था, चुके थे, चुकी थी, सब में क्या है कि यानी जो क्रिया है, जोत चुका था, जा चुके थे, बना चुकी थी, यहाँ से क्रिया चालू होती है। एक बात अगर हम ध्यान से देखें तो इस प्रकार के वाक्यों में और आसन्न भूतकाल के वाक्यों में बहुत विशेष फर्क नहीं। बहुत लोग आसन्न भूतकाल और पूर्ण भूतकाल में कंफ्यूज होते हैं, पर यहाँ अगर था की जगह है होता, जैसे कि किसान खेत जोत चुका है, तो आसन्न भूतकाल होता, क्योंकि क्रिया भूतकाल में शुरू होकर थोड़ी देर पहले खत्म हो चुकी, यानी वर्तमान में थोड़ी देर पहले खत्म हो चुकी है। पर यहाँ तीनों वाक्यों में क्रिया का रूप देखकर पता चल रहा है कि क्रियाएं भूतकाल में यानी बीते हुए समय में शुरू होकर समाप्त भी हो गई है, तो यह पूर्ण भूतकाल है। उसके बाद चौथा जो है अपूर्ण भूतकाल। जैसे कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये उपसर्ग यहाँ लगा है। इसके नाम से यानी का मतलब है पूर्ण के पहले लगा है ना। इन्हें जो क्रियाएं है वो बीते समय में अपूर्ण हो, पूर्ण न हो, वो अपूर्ण क्रिया कहलाती है। जैसे किसान हल जोत रहा था, यानी कार्य भूतकाल में शुरू हुआ था
पर समाप्त नहीं हुआ है, कंटिन्यूअसली चल रहा है। माँ भोजन बना रही थी, विद्यार्थी जो है वो मैदान में खेल रहे थे, रतन पत्र लिख रहा था। तो यहाँ जोत रहा था, बना रही थी, खेल रहे थे, इन क्रियाओं से लिख रहा था। इन क्रियाओं से ऐसा प्रतीत होता है कि क्रिया भूतकाल में शुरू हुई थी पर खत्म नहीं हुई है, वह कंटिन्यूअसली चल रही है। तो इस क्रिया को भूतकाल में पूर्ण न होने के कारण ही इसे हम अपूर्ण भूतकाल कहते हैं, या इसे अपूर्ण भूतकाल कहा जाता है। उसके बाद पांचवा जो भेद है वो है संदिग्ध भूतकाल। अब संदिग्ध से हमें पता चलता है, बच्चों हमने अपूर्ण भूतकाल की परिभाषा नहीं पढ़ी। परिभाषा हम पढ़ेंगे क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी परंतु समाप्त नहीं हुई है, जैसे कि मैंने एक्सप्लेनेशन में आपको बताया ही है, पर परिभाषा पढ़ने की बाकी थी, तो उसे हम अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। अब संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल संदिग्ध शब्द है डाउटफुल, जिसे हम कहते हैं कि संग का मतलब होता है शंका, है ना, जिसे हम डाउट कहते हैं। और क्रिया का अर्थ होता है वह समय जो बीते हुए समय में होने में संदेह हो। क्या होता है कि वह समय जो बीते हुए समय में होने में संदेह हो, उसे हम संदिग्ध भूतकाल क्रिया कहते हैं। मतलब जो क्रिया बीते हुए समय में या पिछले समय में या पास्ट टाइम में उसके होने में संदेह बताया जा रहा है, कंफर्मेशन नहीं है, वह हो रही है या नहीं हो रही है, संदेह जताया जा रहा है, उसे हम संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे मदन पत्र लिख चुका होगा, लिख चुका होगा यानी ये कंफर्म नहीं है ना कि पत्र लिखा है या नहीं, लिख चुका होगा। जैसे माँ खाना पका चुकी होगी, उसके बाद सरला गाना गा चुकी होगी, और पवन क्रिकेट खेल चुका होगा। यानी हम इन वाक्यों से जो लिखा है कि पत्र लिख चुका होगा, पका चुकी होगी, गा चुकी होगी, खेल चुका होगा, इन शब्दों से यहाँ हमें ये प्रतीत हो रहा है कि क्रिया भूतकाल में शुरू हुई है, लेकिन उसके भूतकाल में होने में भी यानी संदेह प्रतीत होता है कि मदन पत्र लिख चुका होगा, यानी मदन ने पत्र लिखने का कार्य भूतकाल में किया था, पर अभी ये नहीं बता सकते कि उसने लिखने का काम पूर्ण किया था या नहीं। इस बात में संदेह है। पका चुकी होगी या अपने आप में यहाँ संदिग्धता निर्माण करना है। पकाने का काम जो है वो भूतकाल में शुरू किया था पर पूर्ण होने में संदेह प्रतीत हो रहा है। इस तरह की जब क्रिया होती है तब वह संदिग्ध भूतकाल कहलाती है। भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में पूरा होने में संदेह हो उसे हम संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। और अब छठवा यानी अंतिम जो इसका भेद है, इसका प्रकार है, वो है हेतु हेतुमत भूतकाल, जिसकी परिभाषा है भूतकाल में एक क्रिया के होने या न होने पर दूसरी क्रिया का होना या न होना निर्भर करता है, तो वह हेतु हेतुमत भूतकाल क्रिया कहलाती है। अब हेतु हेतुमत भूतकाल यानी हेतु का मतलब के लिए, है ना, और हेतु हेतु का अर्थ है कि भूतकाल की कोई क्रिया किसी दूसरे कार्य पर निर्भर होती है या उसके बिना दूसरी कोई क्रिया नहीं होती है। एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है, या फिर जब भूतकाल में किसी क्रिया के किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर होना बताया जाता है तो वह हेतु हेतुमत भूतकाल होता है। जैसे कि अगर तुम परिश्रम यदि तुमने परिश्रम किया तो पास हो जाते हो, है ना, अगर तुमने परिश्रम किए तो तुम अवश्य सफल होते हो। यानी यहाँ दोनों क्रिया भूतकाल में हो रही है। परिश्रम का करना और सफल होना, यह दोनों क्रिया भूतकाल में होती है, लेकिन एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर पाई जा रही है। तो जब भूतकाल में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर पाई जाती है और एक क्रिया के बिना दूसरी क्रिया नहीं होती है तो वहाँ हम हेतु हेतुमत भूतकाल उसे हम हेतु हेतुमत भूतकाल कहते हैं। यानी सफल होना परिश्रम होने पर निर्भर पाया जाता
है। यदि वर्षा होती है तो फसल अच्छी होती है, यानी वर्षा होने पर फसल अच्छा होने का निर्भर होना पाया जाता है। तो इस तरह हमने ये 6 भेद देखे हैं किसके? भूतकाल के।